श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में भावपूर्वक वंदन। राष्ट्र संत परम गुरुदेव श्री के चरणों में भावपूर्वक वंदन। सर्व उपकारी गुरु भगवंतों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। इन दिस टाइम ऑफ लॉकडाउन, अगर कोई आपसे पूछे कि परम गुरुदेव श्री कहाँ विराजमान है, तो हम शायद कहेंगे कि गुरुदेव अहमदाबाद के पास कल्हार सोसाइटी में विराजमान है। अगर कोई आपसे पूछे कि आप कहाँ रहते हैं, व्हाट इज योर एड्रेस, तो आप कहेंगे कि मैं सो एंड सो अपार्टमेंट में, सो एंड सो बिल्डिंग में, सो एंड सो लेन में, मैं कांदीवली मुंबई में रहती हूँ। कोई कहेगा मैं भवानीपुर कोलकाता में रहती हूँ, तो कोई कहेगा कि मैं रिंग रोड राजकोट में रहता हूँ। वी ऑलवेज स्पीक लाइक दिस। हम हमेशा ये भूल कर बैठते हैं हमारा इनकम्प्लीट एड्रेस देने की। इनकम्प्लीट एड्रेस, यस। तो फिर हमारा कंप्लीट एड्रेस क्या है, वह हम आज के सेशन में जानेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, आई वॉन्ट टू से कि शायद आपको आज का सेशन सुनते सुनते शायद ऐसा लगे, ऐसा क्या होता होगा। शायद आपको ऐसा थॉट आए कि इस बात का प्रूफ क्या होगा। शायद आपको इस प्रकार के कई थॉट्स आएंगे, कई डाउट्स आएंगे। हाँ, यह साइंस से शायद थोड़ा अलग जरूर है। साइंस ने आज तक जो भी थ्योरम्स प्रूव किए हैं, जो भी ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हुई है, वी डोंट से दैट इट इज रॉन्ग, बट आज तक जितना भी प्रूव हुआ है, वह सब कुछ एक छद्मस्त की दृष्टि से और एक छद्मस्त की अपेक्षा से हुआ है। विराज आज जो हम सीखेंगे, आज जो हम जानेंगे, वह छद्मस्त नहीं पर सर्वज्ञ भगवान की दृष्टि से जानेंगे। वह है सर्वज्ञ का साइंस। सर्वज्ञ भगवान ने अपने केवल ज्ञान में जो देखा, वह हमें श्री भगवती सूत्र, श्री जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र आदि कई आगमों में बताया है। और इसीलिए आज हम जानेंगे भगवान ने हमें क्या बताया। पर यह जानने से पहले हम हमारे एक भाव को दृढ़ करेंगे, प्रभु तमेव सत्यम निशंकम। प्रभु आपने जो कहा 100% सत्य है, मुझे उसमें 1% का भी डाउट नहीं है। तमेव सत्यम निशंकम, आपने जो कहा उस पे मुझे 100% विश्वास है। और इसी भावों को दृढ़ करते हुए आज हम जानेंगे, आज हम समझेंगे द जैन कॉस्मोलॉजी, लोक का स्वरूप। थोड़े दिन पहले हमने समझा था 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं। जहां पर 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं उसे हम लोक कहते हैं। लोक, यह लोक 14 रज्जु लंबा है। 14 रज्जु, रज्जु मतलब इट्स अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। 14 रज्जु लंबा, पर इसका एग्जैक्ट शेप क्या है? अगर कोई व्यक्ति अपने दोनों हाथों को अपने कमर पर रखे, अपने दोनों पैर को फैलाकर खड़ा रहे, तो उसकी जो बाह्य आकृति होती है, वही आकृति, वही शेप यह लोक का होता है। 14 राजलोक। इस लोक में 1 रज्जु चौड़ा और 14 रज्जु लंबा यह त्रस नाड़ होता है। यह त्रस नाड़ में त्रस और स्थावर दोनों ही प्रकार के जीव रहते हैं। वेराज यह त्रस नाड़ के बाहर सिर्फ स्थावर जीवों का वास होता है। इस लोक को हॉरिजॉन्टली 3 भाग में डिवाइड किया गया है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, यानी कि अपर, मिडिल एंड द लोअर लोक। आज हम सबसे पहले जानेंगे मध्यलोक के बारे में। मध्यलोक क्या है? पूरे लोक के सेंटर पॉइंट, पूरे लोक के सेंटर में आता है मेरू पर्वत।
और मेरू पर्वत का जो बेस है, यानी कि जो सम पृथ्वी है, उससे 900 योजन ऊपर और 900 योजन नीचे, यानी कि 1800 योजन का है यह मध्यलोक। इस मध्यलोक में असंख्य यानी कि अनकाउंटेबल ओशंस और अनकाउंटेबल आइलैंड्स होते हैं, जिसके एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट पे सबसे बीच में आता है 1 लाख योजन लंबा और 1 लाख योजन चौड़ा क्या आता है, जम्बू द्वीप, जो कि थाली के समान गोल है। इस जम्बू द्वीप में 3 कर्म भूमि और 6 अकर्म भूमि होती है। भरत क्षेत्र, ऐरवत क्षेत्र और महाविदय क्षेत्र, यह 3 कर्म भूमि, और हेमवय, हिरण्यावय, हरिवास, रम्यकवास, देवकुरु और उत्तर कुरु, यह 6 प्रकार की अकर्म भूमि होती है। जहां असी, मसी और कृषि, यह 3 प्रकार के व्यापार होते हैं, उसे हम कर्म भूमि कहते हैं। और जहां पर यह 3 प्रकार के व्यापार नहीं होते, उसे हम अकर्म भूमि कहते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे यह जम्बू द्वीप के कर्म भूमि के बारे में। जम्बू द्वीप के सबसे साउथ पोर्शन में आता है भरत क्षेत्र। इस भरत क्षेत्र के 6 खंड किए गए हैं। यहाँ पे हमारा कंप्लीट एड्रेस है। यह भरत क्षेत्र के 6 खंड। हम जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के फर्स्ट खंड में रहते हैं, यानी कि हम आज जो भी दुनिया देख रहे हैं, बीट इंडिया, बीट अमेरिका, बीट अफ्रीका, सब कुछ यह जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के फर्स्ट खंड में ही आता है। यह पूरे भरत क्षेत्र में टोटल 32,000 देश होते हैं, और इसमें से सिर्फ 32,000 देश में से सिर्फ 25.5 देश ही आर्य क्षेत्र कहलाते हैं। इस आर्य क्षेत्र में हमारा जन्म हुआ है। यह था भरत क्षेत्र। यह जम्बू द्वीप के एग्जैक्टली एक्सट्रीमली नॉर्थ पोर्शन में ऐरवत क्षेत्र। यहाँ बिल्कुल हमारे जैसी ही दूसरी दुनिया होती है। जिस प्रकार से यहाँ भूमि है, उस प्रकार से वहाँ पे भी भूमि है। जिस प्रकार से यहाँ पे 5th एरा चल रहा है, उसी प्रकार से ऐरवत क्षेत्र में भी अभी 5th एरा चल रहा है। जम्बू द्वीप के मध्य भाग में है महाविदय क्षेत्र। महाविदय क्षेत्र का सेंटर पॉइंट यानी कि यहाँ है मेरू पर्वत। महाविदय क्षेत्र में 32 विजय है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इस महाविदय क्षेत्र में मिनिमम 4 तीर्थंकर और मैक्सिमम 32 तीर्थंकर तो होते ही है। ये थे हमारी 3 कर्म भूमियां। फर्स्ट थी भरत क्षेत्र था, सेकंड ऐरवत क्षेत्र और थर्ड महाविदय क्षेत्र। अब हम जानेंगे 6 अकर्म भूमि के बारे में। मेरू पर्वत के साउथ में है 3 अकर्म भूमि, हेमवय, हरिवास और देवकुरु। और मेरू पर्वत के नॉर्थ में है हिरण्यावय, रम्यकवास और उत्तर कुरु। यह 6 अकर्म भूमियां। यहाँ पर रहने वाले मनुष्य स्पेशल टाइप के मनुष्य होते हैं। वे ट्विन्स होते हैं, यानी कि युगलिक होते हैं। यहाँ पर 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, जिनके आधार पर वे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। पर हाँ, याद रखना, जो भी ये अकर्म भूमि में जन्म लेते हैं, वह उस भव में ना तो संयम अंगीकार कर सकते हैं और ना ही उस भव में मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। भले वो मनुष्य भव में है, फिर भी वह मोक्ष को प्राप्त उस भव में नहीं कर सकते। ये थी 6 अकर्म भूमि। हमने क्या पढ़ा? जम्बू द्वीप में 3 कर्म भूमि और 6 प्रकार की अकर्म भूमि। यह जम्बू द्वीप के चारों ओर, यह जम्बू द्वीप को फिरते एकदम डबल विस्तार वाला यानी कि 2 लाख योजन का समुद्र है, जिसका नाम है लवण समुद्र। इस समुद्र का पानी खारा होता है, इट इज सार। और इस समुद्र में 56 अंतर्द्वीप होते हैं, जिसमें भी युगलिक मनुष्य रहते हैं। इसके बाद अगेन एक द्वीप, जिसका नाम है घातकी खंड।
ये भी अगेन डबल विस्तार वाला है, यानी कि 4 लाख योजन का। यहाँ पर भी कर्म भूमि है और अकर्म भूमि भी है, पर यहाँ पर सारी कर्म भूमि और सारी अकर्म भूमि डबल है, यानी कि 2 भरत क्षेत्र, 2 ऐर्वत क्षेत्र और 2 महाविद्य क्षेत्र, यानी टोटल 6 कर्म भूमि, और 2 हेमवय, 2 हिरण्यावय, 2 हरिवास, 2 रम्यकवास, 2 देवकुरु और 2 उत्तर कुरु, यानी कि टोटल 12 अकर्म भूमि। उसके बाद इसके फिरते आता है अगेन डबल द साइज, कालोदधि समुद्र, 8 लाख योजन का। एज द नेम सिग्निफाइज, इस समुद्र का पानी ब्लैक कलर का होता है। इसके फिरते अगेन 16 लाख योजन का पुष्कर द्वीप है। इस द्वीप में मनुष्योत्तर नाम के माउंटेन्स होते हैं, और यह द्वीप को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं, और इसीलिए हाफ में माउंटेन्स है और हाफ में ही मनुष्य आदि प्राणी रहते हैं। एक बार हम पूरा प्रॉपरली रिवाइज करेंगे। हमने पढ़ा सबसे सेंटर में जम्बू द्वीप। आप सब देख रहे हैं जम्बू द्वीप। यह जम्बू द्वीप के एक्सट्रीम साउथ में है भरत क्षेत्र, जिसके 6 खंड किए गए हैं, राइट? इसके एक्सट्रीमली नॉर्थ में है ऐर्वत क्षेत्र, जिसके भी 6 खंड किए गए हैं। इसके सेंटर में आता है महाविद्य क्षेत्र, जिसमें 32 विजय है, यानी कि भरत क्षेत्र में एक, ये ऐर्वत क्षेत्र दूसरा और महाविद्य क्षेत्र तीसरा, यानी टोटल जम्बू द्वीप में 3 प्रकार की कर्म भूमियां। और यहाँ पे अकर्म भूमि कितनी? हम यहाँ पे देख रहे हैं, दिस पोर्शन इज हेमवय, उसके ऊपर है हरिवास, और यहाँ पे है देवकुरु। यह मेरू पर्वत सेंटर में है, और मेरू पर्वत के साउथ में यह 3 अकर्म भूमि है। मेरू पर्वत के नॉर्थ में भी 3 अकर्म भूमि है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है हिरण्यावय, यह है रम्यकवास, और यह जो मेरू पर्वत के बिल्कुल नॉर्थ में है, यह है उत्तर कुरु। यानी कि जम्बू द्वीप में 3 कर्म भूमि और 6 अकर्म भूमि। अधिद्वीप, हमने कई बार अभी तक सुना होगा यह अधिद्वीप नाम का टर्म, पर यह अधिद्वीप एग्जैक्टली क्या होता है? हमने जाना फर्स्ट द्वीप था जम्बू द्वीप, सेकंड था घातकी खंड, और थर्ड था पुष्कर द्वीप। पर पुष्कर द्वीप के हाफ पोर्शन में माउंटेन्स है और सिर्फ हाफ पोर्शन में ही मनुष्य है। जहां जहां पर मनुष्य रहते हैं उसे अधिद्वीप कहते हैं, यानी कि 1 द्वीप, सेकंड द्वीप और हाफ पोर्शन ऑफ द थर्ड द्वीप, यानी कि 2.5 द्वीप। एंड इसीलिए इसे मनुष्य क्षेत्र भी कहते हैं। इनफैक्ट इस अधिद्वीप में ही डे और नाइट का परिवर्तन होता है, यानी कि पूरे 14 राजलोक में और कहीं पे भी डे और नाइट ऐसा चेंजेस नहीं होता। सिर्फ यह अधिद्वीप में ही डे और नाइट का परिवर्तन होता है, और इसीलिए इसे हम समय क्षेत्र भी कहते हैं। इसके बाद यह मध्य लोक में असंख्य द्वीप और समुद्र होते हैं। यह अधिद्वीप के बाद मनुष्य का वास नहीं होता, परंतु वहां तिर्यंच का वास जरूर होता है। और अधिद्वीप के पास ऐसे अनकाउंटेबल तिर्यंच ऐसे भी है जिन्होंने श्रावक व्रत अंगीकार किया है। कितने सारे समुद्र हैं और सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। क्षीर समुद्र जिसका पानी दूध जैसा होता है, तो वारुणी समुद्र जिसका पानी मदिरा की तरह होता है। अलग अलग समुद्र, अलग अलग द्वीप। लास समुद्र जिसका नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। ऐसे असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र। यह था मध्यलोक। अब हम जानेंगे ऊर्ध्वलोक में क्या है और हम जानेंगे अधोलोक में क्या है। अधोलोक, मध्यलोक के नीचे अधोलोक आता है। वह मध्यलोक के नीचे लोक के अंत भाग तक होता है। अधोलोक में 7 नरक है, जो आपने पहले भी पढ़ लिया है। हम फिर से पढ़ेंगे। 7 नरक: रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम्र प्रभा,
तमह प्रभा और तमह तमह प्रभा। ये 7 नरकों में 7 प्रकार के नारकी रहते हैं। पहले के सेशन में महासती जी ने पढ़ाया था कि देव के 4 प्रकार होते हैं, भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक देव। इसमें से जो फर्स्ट भवनपति कैटेगरी के जो देव हैं वह फर्स्ट नरक में रहते हैं। नरक की पृथ्वी में प्रतर और अंतर होते हैं। प्रतर यानी कि स्लैब्स और अंतर यानी कि 2 स्लैब्स के बीच का एम्प्टी स्पेस। ऐसे भवनपति कैटेगरी के देव अंतर में रहते हैं। उनके साथ परमाधामी देव भी रहते हैं जो तीसरी नरक तक जाकर नारकी को वेदना देते हैं। नारकी जहाँ पर रहते हैं उनको नरकावास कहते हैं। ये नरकावास बहुत बड़े बड़े हैं। ये आगम की भाषा में उसे कहते हैं कि वो असंख्यात लाख योजन का है। पर कि आप कैसे जानोगे? हम जानते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। कोई एक महर्द्विक देव यानी कि महावैभवशाली महारुद्धि वाला एक देव जो हम 3 चुटकी बजाए उतनी देर में पूरे जम्बू द्वीप में यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं ऐसे पूरे जम्बू द्वीप की 21 टाइम्स परिक्रमा कर सकते हैं। ऐसे ही एक देव पूरे 6 मंथ्स तक लगातार गति करते ही रहे, फिर भी वह ये नरकावास को पार नहीं कर सकते। इतने बड़े हैं नरकावास। ये पूरा लोक इतना बड़ा है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका बेस कैसा होगा, ये किसके आधार पर होगी? आप में से कितने सारे लोग ये कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहे होंगे? अगर आपको एक 7 फ्लोर्स के बिल्डिंग बनानी है तो आपको पहले कितनी सारी रेत, कितना सारा पानी, कितना सारा मेटल और कितना सारा मटेरियल और उसके भी अलावा कितने सारे अलग अलग पदार्थ की आवश्यकता होगी। उसके बाद वो सबको मिलाकर आप उसका बेस तैयार करोगे और उसके बाद उस पर बिल्डिंग बनेगी। पर ये इतनी बड़ी नरक, इतना बड़ा लोक, ये किसके बेस पर होगा? क्या कुछ होगा नीचे? बुर्ज खलीफा, वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग, इसको बनाने में कितने सारे आर्किटेक्ट्स को बुलाया होगा, कितने सारे प्लान्स बनाए होंगे, कितनी सारी मेहनत की होगी, उसके बाद ये बनी होगी। उसके बाद उससे भी अलग, उससे भी अद्भुत, उससे भी अलौकिक, उससे भी एक अजायबी ये है हमारा लोक। ये लोक, इसके नीचे 3 वलय हैं, धनुदधि, घनवात, तनवात और आकाश। घनोदधि यानी कि एकदम डेंस वाटर, वो इतना ठीक होता है कि उसका विलय होता है। उसके बाद आता है घनवात। वात यानी कि हवा और घन यानी कि वॉल्यूम, इतनी ठीक हवा होती है कि उसका भी एक विलय होता है। उसके बाद आता है तनवात। तनवात यानी कि पतली हवा और उसके बाद आता है आकाश। ये 3 बोल, घनोदधि, घनवात और तनवात और उसके नीचे आकाश, इसके आधार पर पूरा लोक है। सर्वज्ञ प्रभु महावीर ने कहा है कि ये लोक को किसी ने बनाया नहीं है, ये लोक का कोई क्रिएटर नहीं है। नो क्रिएटर एंड नो डिस्ट्रॉयर ऑफ दिस लोक। अनंत काल से ये लोक ऐसे ही है और अनंत काल तक ये ऐसे ही रहने वाला है। ये हमने जाना अधोलोक के बारे में। अब ऊर्ध्वलोक। ऊर्ध्वलोक मध्यलोक के ऊपर आता है। मध्यलोक से लोक के अंत तक का ऊर्ध्वलोक आता है। वहाँ पे हमने अभी देखा कि देव की 4 कैटेगरी होते हैं। उसमें से 4th कैटेगरी वैमानिक देव, वह ऊर्ध्वलोक में रहते हैं। ऊर्ध्वलोक में सब देव विमान में रहते हैं, इसलिए उसको वैमानिक देव कहा जाता है। ऊर्ध्वलोक में 12 देवलोक, 3 किल्वशी, 9 ग्रैव्यक, 9 लोकांतिक और 5 अनुत्तर विमान होते हैं। ग्रैव्यक यानी कि ग्रीवा। अभी महासती जी ने समझाया, कोई एक पुरुष जब अपने हाथ फैलाकर खड़ा रहता है तब उसका जो आकार होता है वह लोक के आकार का होता है। वही पुरुष की ग्रीवा का जो भाग होता है वही भाग पर लोक में ग्रैव्यक विमान आती है। ग्रीवा यानी कि नेक, वह ग्रैव्यक विमान के नाम से जाने जाते हैं। जैसे आपकी गर्दन पे 3 लाइंस होती है,
वैसे ही ये ग्रैवियक विमान के 3 त्रिक हैं, यानी कि 3 पार्ट्स हैं। ये सब वैमानिक देव है जो विमान में रहते हैं। वो विमान कैसे है? ये टोटल 84,97,023 विमान हैं। तो ये विमान कैसे हैं? ये विमान एकदम स्वच्छ, जैसे एक स्फटिक, एक डायमंड होता है उसके जैसा स्वच्छ, निर्मल, एकदम तेज वाला, सबको पसंद आ जाए, दिखने में इतना सुंदर और सबको भा जाए, ऐसे होते हैं। अनुत्तर विमान। अनुत्तर विमान के देव कहीं भी दूसरे विमान में नहीं जाते। वह सिर्फ अपने विमान में ही रहकर पूरा समय स्वाध्याय करते हैं। ये हमने जाना ऊर्ध्वलोक के बारे में। ऊर्ध्वलोक और अधोलोक, और पहले महासती जी ने समझाया मध्यलोक। पर ये सब जानकर हमें क्या फ़ायदा? ये सब हमने जाना, हमने सीखा, हमने पढ़ा, पर ये इसका क्या फ़ायदा? हमने ऐसे कर्म किए होंगे कि हम अभी ये भारत क्षेत्र में, ये जम्बू द्वीप में हैं। पर ये सब जानकर हमें ये जानना है कि अब हमारी डेस्टिनी क्या होनी चाहिए। हमने सब जगह पर इतनी बार जन्म मरण किया हुआ है कि कोई जीव बाकी नहीं रहा। इनफैक्ट हमने तो सिद्ध क्षेत्र में, सिद्धशीला में भी जन्म लिया हुआ है। वहाँ पे अब हमने पृथ्वी काय के जीव में जन्म लिया है। पर अभी हमें ये पता चलता है कि ऐसे ऐसे जन्म किए हैं हमने, पर हे प्रभु, अभी हमें कहीं पे भी परिभ्रमण नहीं करना है। ये सब पूरे लोक में हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, मोक्ष, मोक्ष और सिर्फ मोक्ष। Before I start this session, I would request you all that while listening to this session, there is a possibility that all of you arise with a question that is it possible? Today's science has proved something different. Is this possible? What is the proof of this? But remember, whatever science has proved, whatever science has researched, it has been researched by people like you and me. But today, what topic that we are going to learn is what Sarvagna Prabhu Mahavir has seen in his Kevad Gnan. So today, when we are going to learn about the Jain cosmology, what Prabhu Mahavir has seen in his Kevad Gnan. Whenever we build a building, a monument, we see that before the building is made, a lot of planning goes into it, a lot of paperwork goes into it, and AutoCAD, 3D models, etc. A lot of things are made. A lot of things are involved. So the foundation is made, the pillars are constructed, and the cement was used. A lot of metal is used. But when we study the 14th Rajlok, we shall come to know that it is an architecture marvel. No pillars, no metals, no cement is used. The foundation stays on the air and water. And moreover, there is neither the constructor, creator nor a destroyer. In this study course, you have studied about 6 Dravya. And out of the 6 Dravya, one was Akashastikay, which was further divided into two, that is Lokakash and Alokakash. Lokakash consisted of Dharmastikai, Adharmastikai, Pudgalastikai, and Jivastikai. Now, this Lokakash is where the 14 Rajlok resides, and it is present in infinite time. Now, 14 Rajlok is divided into three parts, that is Urdhvalok, Madhyalok, and Adholok. The 14 Rajlok looks like a man with his hand at his waist and standing with legs wide. The center entire vertical part is known as Trasnad. Now, Tras consists of all the mobile and immobile living beings, and outside the Trasnad is the Sthavar, where only immobile living beings reside. Let us start with Adholok. It is the lowest part of the lok. There are 7 different levels of land. Here, all the Narki Jiva resides. With the Narki Jiv, there are Bhavanpati and Paramadhami Devs. The 7 different levels are first Narak, known as Ratna Prabha, second known as Shakra Prabha, third known as Valuka Prabha, fourth known as Pankha Prabha, fifth known as Dhumma Prabha, sixth known as Tama Prabha, and seventh known as Tama Tama Prabha. Now, these 7 Narak Bhumis are all one below each other. They are not touched with each other, but there is a lot of gap in between them. It is very interesting to learn that this land resides on Ghanodadi, Ghanvat, and Tanvat. That is dense liquid, dense air, and an air which is thinner to Ghanvat.
moving from Adholok to Madhyalok, that is the middle part where we reside. It is also known as the Tirchalok. This lok consists of human beings, animals, Vyantar, and Jyotish celestial beings. There are innumerable islands and oceans arranged in the center. In the center is the Jambu Dweep, which is circular in shape and it is 1 lakh yojan in diameter. Around this Jambu Dweep is Lavan Samudra, which is double the size of Jambu Dweep. Around this Lavan Samudra is Ghatki Khand, which is double the size of Lavan Samudra. Around this Ghatki Khand is Karodhadi Samudra, which is double the size of Ghatki Khand. And around the Karodhadi Samudra is Pushkar Dweep, which is double the size of Karodhadi Samudra. Now, Pushkar Dweep is divided into two by Manushatak Parvat. Let us just take the inside part of the Pushkar Dweep. So, Jambu Dweep, Ghatki Khand, and the half Pushkar Dweep, that is 2.5, that is known as Adhi Dweep. Adhi Dweep is where humans reside. There are innumerable oceans and islands beyond Adhi Dweep also, but this is a place where only animals reside. Many 5 cent living animals over there follow the Agar Dharma, that is minor vows followed by a Shravak. Now coming back to Jambu Dweep, which is the center of the Madhya Lok. The Jambu Dweep is divided into two, that is Karma Bhumi and Akarma Bhumi. Karma Bhumi is where practice of penance, austerities and liberation is possible. Now, in this Karma Bhumi, there are 3 kshetras, Bharat Kshetra, Airvat Kshetra and Mahaviday Kshetra. In the extreme south is the Bharat Kshetra, where we reside currently. And it is divided into 6 parts, and in the first part, we reside. And whatever current world we see, the states like America, Russia, Australia, all of that gets accumulated in this Bharat Kshetra. When Bharat Kshetra is in the south and in the extreme north is the Airvat Kshetra, similar to that of the Bharat Kshetra. In the middle is the Mahaviday Kshetra. And the center of the Kshetra is the Meru Parvat. At any given point of time, this Kshetra consists of minimum 4 Tirthankars. Yes, not 1, not 2, not 3, but minimum 4 Tirthankars and maximum 32 Tirthankars are present. As we learn about Karma Bhumi, moving forward, let us learn about Akarma Bhumi. Akarma Bhumi is where humans living there live a life full of pleasure and no religion, no liberation is possible. There are 6 Akarma Bhumis known as Hemvai, Harivas, Ramyakvas, Devguru and Uttarguru. In this Kshetra, there are special type of human beings are born. All of them being twins are known as Yuglik. Jambu Dweep consists of 6 big mountains and rivers. 75% of the Madhya Lok is filled with water. Now, from Adholok to Madhyalok, now we move forward to Urdhvalok, the upper world. This is the place where celestial beings, there are 12 Devlok, now Gravyak, and 5 Anutar Viman, as we studied in the previous session of 4 Gati. And on top of this, it's Shitshila, our ultimate destination. Well, 14 Rajlok is a very huge topic, where one can study for months and months. But what we actually need to learn from today's session is to introspect oneself. Think, and because of my past karma, where would I have come from? Because of my present nature, where would I go? You will be amazed to know that there is not even a single place in the entire Rajlok where you haven't resided. I repeat, there is not even a single place where you have not been to. Contemplate. Do you still want to continue with the vicious cycle of birth and death? It's time to decide for oneself. Infinite time has already passed, and infinite time shall still pass if you don't start searching for the right purpose of your life.